बदलाव की खबर है। जैश का कमांड स्ट्रक्चर बदला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। मसूद अजहर के भाइयों का कद बढ़ा है। अब तलहा अल सैफ के हाथों में कंट्रोल होगा। अम्मार अलवी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कमांड में बदलाव हुआ है। रऊफ असगर के भी जिंदा होने का दावा है। मसूद और रऊफ के नवाब शाह में होने का दावा है। मसूद अजहर की तबीयत बिगड़ी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, जहां पर अब पाकिस्तान सेना की सरपरस्ती में काम करने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को लेकर यह बड़ी खबर यह है कि जैश के मुखिया मसूद अजहर की तबीयत बेहद खराब है और उसके गैर मौजूदगी में बहावलपुर में जैश के कमांड स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। दावा है कि संगठन का ऑपरेशनल कंट्रोल अब उसके भाइयों तलहा अल सैफ और मोहिउद्दीन औरंगजेब उर्फ अम्मार अलवी के हाथों में आ गया है। अम्मार अलवी पहले भी कश्मीर में आतंकी नेटवर्क चलाने में कामयाब रहा है। शामिल रहा है। भारत सरकार की आधिकारिक सूची में जैश का मुखिया मसूद अजहर नंबर 1 वांटेड आतंकी है, जबकि मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर उर्फ अम्मार को 32 नंबर पर आतंकवादी घोषित किया गया। मसूद अजहर के गैर मौजूदगी में तलहा अल सैफ की भूमिका पहले भी सामने आती रही है। 2025 की रिपोर्ट्स में उसे जैश के प्रचार और आउटरीच नेटवर्क से जुड़ा प्रमुख चेहरा बताया गया था, जबकि मसूद अजहर के एक और भाई अब्दुल रऊफ असगर के संगठन को वास्तविक ऑपरेशनल प्रमुख के तौर पर रिपोर्ट किया गया। अब रऊफ असगर को लेकर भी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में उसके मारे जाने की खबरें सामने आई थी, लेकिन इसको लेकर नए दावे किए जा रहे हैं। दावा है कि मसूद अजहर और रऊफ असगर को सिंध के नवाब शाह में सुरक्षा के बीच रखा गया है। मसूद अजहर की तबीयत भी खराब बताई जा रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई। हालांकि अगर जैश के कमांड स्ट्रक्चर में बदलाव की बात सही है तो इसका मतलब ये होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश अपने नेतृत्व और गतिविधियों को नए तरीके से संगठित करने की कोशिश कर रहा है। बहावलपुर में संगठन और गतिविधियों और उसके शीर्ष कमांडर्स पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर इसलिए भी अहम है क्योंकि ये परिसर पहले ही भारत की सैन्य कार्रवाई का निशाना बन चुका है। तो जैश ए मोहम्मद में बड़े बदलाव की खबर आ रही है। बहावलपुर में सवाल यह है कि आखिरकार चल क्या रहा है और अगर उसकी तबीयत खराब है तो कौन उसकी। और मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी रिटायर्ड जुड़ गए हैं सर मेरे साथ बातचीत करने के लिए। टीपी त्यागी सर, ये जो बांटी जा रही है, जैश को बांटा जा रहा है या फिर कहे कि अब उसको चलाने वालों का बंटवारा जो है वो किया जा रहा है कि आप फलाना चलाएंगे दूसरे चलाएंगे, ये किस तरीके से सर आप इस पूरी खबर को देखते हैं? और मसूद अजहर के लिए खबर ये भी आ रही है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बस यही कारण है कि मसूद अजहर जब जैश ए मोहम्मद का वो जो कैंप था, सुभान अल्लाह, जब उसको नष्ट किया गया था तो उसके परिवार के 14 लोग मर गए थे। वो तब से ही सदमे में था। वो कह रहा था कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता है। तब से उसकी हालत खराब हो गई, वो इनफेक्टिव होने लगा। लिहाजा अब उसके जो भाई हैं, खास तौर पे जो तला अल सैफ है और एक दूसरे ब्रदर हैं उसके औरंगजेब, ये उसके डिप्टी चीफ थे उस समय भी और अब ये इस कमांड को संभाल रहे हैं। लेकिन ये तला अल सैफ वही है जिन्होंने ये एडमिट किया था कि पठानकोट एयर बस अटैक में पाकिस्तान की फौज ने ही 4 जैश ए मोहम्मद के लोगों को मदद की थी और उन्हें सपोर्ट दी थी वो अटैक करने के लिए। यानी ये तो क्लियर है कि जैश ए मोहम्मद इज टोटली गवर्न बाय पाकिस्तान आर्मी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो जो इनका बहावलपुर में कैंप था वो पूरे के पूरे तीनों डोम दोबारा बना दिए गए। कंक्रीट स्ट्रक्चर, पेंटिंग वेंटिंग, जितने क्वार्टर थे वो भी सब बना दिए गए। 14 करोड़ तो तभी दे दिए थे, 11 करोड़ अब दिए और ये पाकिस्तान की आर्मी ने बनाए। यानी कि इसमें अब कोई संशय नहीं है। दूसरी कंट्रीज में जो आतंकी हैं वो अपने कैंप खुद बनाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में आतंकियों के कैंप को वहाँ की सरकार बना के देती है। और जब शायद यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आतंकी हैं और उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं उनमें अब हम आगे फर्क नहीं करेंगे। यानी कि सपोर्टर्स को भी आतंकी ही माना जाएगा, क्योंकि एक नहीं 1000 उदाहरण मिल चुके हैं लगातार। जब ये जैश ए मोहम्मद के लोग मरे थे तब सारे आर्मी के सीनियर ऑफिसर उनके जनाजे में शामिल थे। तो
ये अच्छा, अब इन्होंने जो अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, इसमें इन्होंने एक तो नया काम ये किया जो अब तक नहीं था। जो भी टूटा फूटा जैसे मोहब्बत का संगठन था, इन्होंने उसको रीग्रुप किया, री एनर्जाइज किया और उसमें एक जमातुल मोमिनात बनाया। जमातुल मोमिनात यानी कि उन औरतों का संगठन जो औरत फिदाइन बनने को तैयार रहेंगी, और उनसे कहा गया कि फिदाइन बनना जो है ये खुदा की सर्विस है। ये तो वो अच्छा, इतना ही नहीं, जो और बच्चे हैं, बच्चों को भी इन्होंने उस लाइन में डाला, फिदाइन बनने के लिए और टेररिस्ट बनने के लिए। जी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही चुनौती का समय है। एक तरफ तो ये कि जो टूटे हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वो दोबारा से पनप गए, उधर पाकिस्तान को एक थोड़ा सा उसका साथ बढ़ गया दो चीजों की वजह से। एक तो ये कि ईरान और अमेरिका, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप सर, मेरे साथ रहिए, मेरे सहयोगी अजय की भी मौजूदगी मेरे साथ है। अजय देखिए, जो बात टीपी त्यागी सर कह रहे थे कि ये भारत के लिए इसलिए भी चिंता का सबब है क्योंकि बहावलपुर में हलचल तेज हो गई है। जो ठिकाने हमने खत्म किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसको दोबारा बसाने की तैयारी है। मसूद अजहर क्योंकि खुद उसकी तबियत खराब है तो इसीलिए वो अपने उत्तराधिकारियों को देख रहा है कि इसके बाद भी आतंकवादी संगठन चलते रहे। मतलब कि ये सोचने वाली बात है कि इनके दिमाग में किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ाने की, पालने पोसने की योजना चल रही है। देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि चाहे आप देखिए 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में भारत में आतंकवाद पाकिस्तान ने शुरू किया था, तब से लेकर आज तक देखें तो कोई कमी अपनी तरफ से पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी सेना ने, आईएसआई ने नहीं रखी। वो तमाम वो कोशिशें कर चुके हैं जिससे वो भारत को डिस्टेबलाइज कर सके, वो जम्मू कश्मीर को जो है वो डिस्टर्ब कर सके, मगर उन तमाम चीजों को नाकाम किया है। अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कार्रवाई हुई हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो, पाकिस्तान में हो, सियालकोट में हो, या फिर बहावलपुर और मुनीर की बात करें, तो ये तमाम जो चीजें हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान एक तरह से पूरे तरीके से तबाह हुआ है आतंकवाद को लेकर, जो नुकसान वहां पे हुआ है। अब उस पूरे चीज से उभरने के लिए पहले तो पाकिस्तान एक्सपोज हुआ जब पाकिस्तान ने खुद कहा कि बहावलपुर, मुनीर के और जहां पे भी आतंकियों के ठिकाने और जो जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया है, उसके लिए उसने खुद पैसा सरकार ने दिया है उनको वापस बनाने के लिए। पाकिस्तान इसमें एक्सपोज होता है। दूसरी चीज, अब उनको बनाकर, क्योंकि मसूद अजहर जिस तरीके से जी अच्छा अजय देखिए, एक बात ये भी, ये जो नाम सामने आ रहे हैं सारे, उस नामों को कैसे देखा जाए? देखिए, जहां तक मसूद अजहर के बाद या बाकी जो इसके आतंक के कमांडर है जिनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, वो चाचा भतीजा है उसी के, और उसको ये काम दिया गया। ये पहले भी आतंकी थे, पहले भी कमांडर थे। गद्दी एक से दूसरे के पास जो है वो जानी थी, और इसके पीछे की वजह मैं बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, और वहां पे जो आतंकवाद बनाए जाते हैं, आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, उनका जो सरगना है वो मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, या फिर बाकी तला सईद हों, ये तमाम लोग देखेंगे तो इन्हीं को जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जो पैसा करोड़ों रुपए जो दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, फिर उसके बाद ये जो टेरर ग्रुप चलाते हैं, इनको विदेशों से पैसा मिलता है। जो इस्लामिक कंट्री जो पाकिस्तान की इस चीज को सपोर्ट करती हैं, जो इस्लाम के नाम पर दुनिया भर से पैसा ऐंठते हैं, क्योंकि ये जब पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम एक एनजीओ चला रहे हैं, मगर इनका काम जो है वो आतंकवाद फैलाना है, लहू बहाना है, इंसानियत की हत्या करना है। तो वो जो पैसा करोड़ अरबों रुपए आता है, उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो फिर आतंकी गतिविधियों में के लिए तो होता ही है, मगर उस पैसे से ऐशो आराम की जिंदगियां ये लोग जो है वो जीते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी गद्दी जो है आगे पास ऑन करेंगे, और इसके बाद इस गद्दी का जो रसूख है वो बना रहे, सत्ता में जो बैठे लोगों के साथ करीबियां रहें, वो तमाम चीजें जो है इनके जरिए की जाती हैं। और यही वजह मानी जा रही है कि अब जो लोग इस पूरे अगर आप देखेंगे इस बदलाव के बाद जो होने वाले हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद की बहावलपुर के कमांडर की बात की जाए, तो मसूद अजहर की गैर मौजूदगी में अब जब आगे का जो फेरबदल किया गया है, चाहे जो मोहिउद्दीन तला अल सईद और मोहिउद्दीन औरंगजेब और उमर अलवी की बात की जाए, तो ये तमाम जो लोग हैं, इन सबको जो है वो नई कमांड देने के बाद फिर से वही काम दिया जाएगा। भारत में कैसे आतंकवाद चलाया जाए, कैसे कश्मीर के नाम पर दुनिया भर से पैसा ऐंठा जाए, कैसे कश्मीर के नाम पर जो है वो पाकिस्तान में वोट बटोरे जाएं, ये तमाम चीजें जो होनी है वो उसी चीज को लेकर।
बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। अजय टीपी त्यागी सर, जो पाकिस्तान अभी अपने अंदर ही बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रहा है, वो अब जिस तरह की यहाँ पर हरकतें हो रही हैं, इससे पाकिस्तान चाहे लाख कह ले कि उसका कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये दुनिया जानती है कि आतंकवाद को किस तरह से पाला पोसा है पाकिस्तान ने। ये सब कुछ जो हो रहा है इसे पाकिस्तान किस तरीके से देख रहा है सर? क्या लोगों को नहीं मालूम कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था, और नतीजा ये हुआ कि आज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान के डर की वजह से पाकिस्तानी अपनी चौकियों को छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे ही जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, उनके साथ अमेरिका के साथ मिलके अमेरिका को भी धोखा दिया, उनको भी धोखा दिया, और बताता ये रहा कि हम तालिबान के साथ हैं। नतीजा ये हुआ कि आज वो तालिबान पाकिस्तानी आर्मी के खून के प्यासे हैं और कह रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान इंडस वाटर ट्रेटिंग में पानी नहीं रोक रहा है, ऐसे हम भी रोक देंगे पाकिस्तान का पानी। यही हालत पीओके में भी है। वहाँ इतने लंबे और इतने बड़े प्रोटेस्ट आज तक नहीं हुए। आज तक सिंध के बारे में था तो सही, पर इतना नहीं सुना था कि सिंध के लोग भी खड़े हो गए और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि हमको गुलामी के दौर में रखा गया। अच्छा, अब बचा क्या? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में तो हालत इनकी ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो आधे पाकिस्तान के बराबर है। बलूचिस्तान, वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 40 लोग होंगे। इस्लामाबाद में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 3000 लोग हैं। यानी कि यहाँ की आदमी चाहे वहाँ ड्रोन लगा दो, टैंक लगा दो, उनको पूरी तरह से खत्म कर ही नहीं पाएगी। और अगर करने की कोशिश भी की तो 600 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ में पोरस बॉर्डर है, वो वहां चले जाएंगे। यानी न केवल विद्रोह है, विद्रोह के खत्म होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, न बलूचिस्तान में, न खैबर पख्तूनख्वा में, न पीओके में। और अब सिंध के लोग भी कहने लगे कि साहब हम तो जब से हैं तब से हमें गुलाम बना के रखा हुआ है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस ने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर आपका भी, और अजय मेरे सहयोगी आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम